गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10 विषय हिंदी। आज हम आपको गद्य में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत के बारे में बताएंगे। भारतीय संस्कृति आपको पता होना चाहिए। संस्कृत का मतलब होता है सभ्यता, यानी जो हमारी भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है। कहा है कि कोई भी विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफ़र करे, उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वो कह उठेगा कि ये देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है। कि हमारे देश में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। एक दूसरे से बहुत से बातों में और विशेष करके एक ऐसी बातों में जो आसानी से आँखों के सामने आती हैं वो बिल्कुल भिन्न होती हैं। कहा है हमारे यहाँ की जो चीज़ें हैं वो अन्य जगहों से भिन्न है। प्राकृतिक विभिन्नताएं हैं भी इतने प्रकार की हैं और इतनी गहरी नज़र आएंगी जो किसी एक महाद्वीप के अंदर ही नज़र आ सकती हैं। हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ एक छोर पर मिलेंगी, जैसे दक्षिण की ओर बढ़ेगा गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतलों से होकर विंध्या अरावली सतपुती नीलगिरी आदि श्रेणियाँ हैं। कहा है हमारे यहाँ पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी इसकी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। हिमालय की सर्दी के साथ साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़े से और आग से छुटकारा नहीं देती है। यानी वो बता रहे हैं कि जो हमारे यहाँ का मौसम है वो मौसम सबसे अच्छा है। ना यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है और ना अत्यधिक गर्म पड़ती है। यहाँ का मौसम क्या है, सामान्य है, यानी सभी जगहों से अच्छा आपके यहाँ का मौसम माना गया। कहा है कहीं तो साल में 2-4 इंच की वर्षा होती है और कहीं ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ कहा कोई भी ऐसा अन्न नहीं है जो आपके देश में न उत्पन्न होता हो। यानी विभिन्न प्रकार के अन्न, विभिन्न प्रकार के फल, विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपके यहाँ होती। कोई ऐसा फल नहीं है जो आपके यहाँ पर ना होता हो। ये किसने कहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि आपके यहाँ पर अनेक प्रकार के अन्न पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के फल पाए जाते हैं, अनेक प्रकार की खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कहा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अनेक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, अनेकों प्रकार के जंगल हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी इस धरती पर न हो, आपके यहाँ पर न हो। आगे बताया है कि इसी तरह मुख्य रूप से हमारे यहाँ पर कई प्रकार की भाषाएं, कई प्रकार की बोलियाँ। आप देखते हो थोड़ी दूर चलते हो दूसरी तरीके की बोली आती है, फिर थोड़ी दूर बढ़ते हैं आप तो दूसरी बोली आती है। थोड़ी थोड़ी दूर में जो है हमारी बोलियाँ परिवर्तित हो जाती हैं। कहा है क्योंकि यहाँ एक कहावत बहुत मशहूर है। कहा जाता है कोस कोस में बदले पानी और 4 कोस पर वाणी। यानी थोड़ी थोड़ी दूर में पानी का बदलाव होता है हमारे यहाँ और थोड़ी 4 कोस पर वाणी में जो है अंतर है, यानी भाषा में अंतर हो जाता है, बोली में अंतर हो जाता है। आप देखते हो थोड़ी थोड़ी दूर पर कहीं किसी तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, कहीं किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। और बताया है कि हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म हैं जो सारी दुनिया में सभी देशों में बसे हुए हैं। यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या पाई जाती है। जिस तरह से यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी प्रकार से यहाँ पर धर्म संप्रदायों की गिनती आसान नहीं है। यानी कि यहाँ पर तमाम तरीके की बोलियाँ बोली जाती हैं और तमाम तरीके के धर्म उपलब्ध हैं। यानी यहाँ आपको मिलने तमाम तरीके की जातियाँ आपको मिलेंगी। कहा है इस प्रकार से जो विभिन्नताओं में एक समता होती है, जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक तरीके
उसी तरह पिरो देती है और पिरो कर एक सुंदर समूह बना देती है। यानी हमारे यहाँ पर हर चीज़, अलग भाषाएं हैं, अलग धर्म है, अलग जातियाँ, सब कुछ हैं, लेकिन जो हमारा देश है क्या है, वो उन सबको एक ही धागे में पिरोए हुए, यानी सब हम आपस में भाईचारे के साथ व्यवहार करते हैं, चाहे वो जिस धर्म का हो, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे जो है, हमने उसे क्या किया है, एक ही फूलों कहा, विभिन्न जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल और मड़ियाँ होती हैं और उसे एक ही समूह में पिरो दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक मणि या फूल दूसरे ना हो, अलग अलग ना हो, केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहित नहीं बल्कि दूसरों की सुंदरता वह स्वयं सुशोभित होती है। इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को सुशोभित करता है। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य कहा, ये केवल काव्य की भावना नहीं है, काव्य में ऐसा नहीं कहा है, बल्कि ये ऐतिहासिक सत्य माना है, जो हजारों वर्षों से अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जल प्रवाहों संगम स्थल बनकर प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त हुए हैं, जिसे भारतीय संस्कृत का नाम दिया गया। यानी हमारे भारतीय संस्कृत में विभिन्न प्रकार की नदियों का वर्णन है, विभिन्न प्रकार के संगम स्थलों का वर्णन है, विभिन्न प्रकार की भाषाओं का वर्णन है, विभिन्न प्रकार के धर्मों का वर्णन है, ऐसा बताया गया है। कहा है आगे उन्होंने बताया है कि ये एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत भी है, जो अनंत काल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। कहा है विभिन्न वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उदंड परिणामों से भी अपने को सुरक्षित रखते हुए हम इनका उपयोग अपनी रीत से किस प्रकार करते हैं, यानी हम विभिन्न प्रकार की रीतियों का भी यहाँ पर प्रयोग करते हैं। आपस में विभिन्न प्रकार की भाषाएं विकसित हैं, विभिन्न प्रकार के देश के लोग यहाँ पर आते हैं, विभिन्न प्रकार के फल, विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ, विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपके यहाँ आपको प्राप्त होती हैं। मानवकृत आपदाओं के पड़ने पर हम लोगों को सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, हम विदेशियों के आक्रांत से पदलालायित हुए, पर हम अपनी प्रकृति और मानवों ने अनेक प्रकार से बनी रही। दुर्दिनों में भी हमें ऐसे मनुष्यों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास में किसी युग में भी आए हैं। कहा है दूसरी बात यह है कि इस संबंध में विचारणीय है कि यह संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है, यानी जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, वही हमारे देश का क्या है, प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, विभिन्न प्रकार के वर्ग, विभिन्न प्रकार की जातियां आपस में, यानी इसी चेतना को जागृत करने के लिए, इसी सबको एक सूत्र में बांधने के लिए विभिन्न प्रकार के गांव, प्रदेश, संप्रदाय, जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जनसाधारण जो है बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति के लिए तत्पर रहे हैं, चेतना का सहारा लिया है, अहिंसा, सेवा, त्याग की बातों में जनसाधारण की हृदयता इसलिए आंदोलित हो उठी क्योंकि जो उन्हें वह शताब्दियों से प्रभावित जनसाधारण के हृदय में धड़कती चेतना जागृत होती है। कहा है सामाजिक कल्याण की भावना हमारे यहाँ पर, यानी जो हमारे देश में है, सबसे ज़्यादा सामाजिक कल्याण की भावना को माना जाता है। जितनी भी आपको खूबियाँ दिखेंगी, बताया है उन्होंने कि वो सब हमारे देश में ही विद्यमान है। कहा है दूसरी ओर बताया है, दूसरी बात ये भी बताया है कि ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं का आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करे, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के आदान प्रदान अनुवाद का सिलसिला हो। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सांस्कृतिक संगम स्थापित हो, यानी हर जगह भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने का संगम हो स्थापित, तो इस बारे में बड़ी सहूलियत हो, यानी चारों ओर हमारी ही भाषाओं को फैलाया जाए, हमारे
को आगे बढ़ाया जाए। अंत में उन्होंने कहा है, इन सब विषयों पर हमको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना चाहिए कि जो इस भवन में शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी, उसने गर्व के साथ खुदवा दिया था। यानी जो भी विषय आपको बताए गए हैं उनको आपको उन विषयों पर गौर करना चाहिए। कहा है सबसे लास्ट में क्या कहा है कि यदि पृथ्वी पर कहीं भी स्वर्ग है तो वो यही है। क्यों है? ये स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो जाएगी। यानी यहाँ सत्य, अहिंसा, सेवा, आदर्श इत्यादि को स्थापित किया जाएगा, तभी हमारा ये स्वप्न सत्य होगा। और वैसे भी आपके देश को माना गया है कि पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो आप ही के देश को माना जाता है। कश्मीर को माना गया था और कश्मीर अब आपके यहाँ पर आ गया है। वैसे भी आप देखते हो कि विभिन्न प्रकार के फल, विभिन्न प्रकार के अन्न आपके ही देश में हैं। ना यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है, ना यहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है। दोनों का सामंजस्य, यानी सबसे अच्छी जलवायु आपके ही देश की है। इसलिए आपके देश को धन्यवाद।